हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। डीटी के रिवीजन के बाद अब आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आईडीटी का रिवीजन। तो सर आईडीटी में फर्स्ट चैप्टर है जो कि बात करता है अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट, कि जीएसटी क्या होता है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चैप्टर बहुत हलवा चैप्टर है, इससे कुछ नहीं आता, छोड़ देंगे। हर चैप्टर में 2 से 3, आप समझ के चलो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में 2 से 3 नंबर का देखने को मिल जाएगा, कभी कभी 5 का भी आ जाता है, राइट। तो सरप्राइज नहीं होना आपको, आप इसको 5 मार्क का इसका कवरेज पकड़ के चलो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में भी अगर कभी 1 आध मार्क आ गया और 2-3 मार्क आपके डिस्क्रिप्टिव में आ गए तो ये आराम से 4-5 नंबर का कवरेज दे के जाएगा। चलो, क्या होता है सर, सबसे पहले अपने को पता है टैक्स में 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो अभी हम पढ़ के आए कि सर हमारी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एंड जिस बंदे ने इनकम अर्न करी होती है वही टैक्स भरता है। लेकिन सर हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में सर हम जब कभी भी कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं ना, तो उसका जो हम प्राइस पे करते हैं उस प्राइस के ऊपर एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो होता है जीएसटी। यहाँ पे सेलर वो कलेक्ट करता है, ठीक है, एंड फिर वो पास ऑन करता है गवर्नमेंट को। मतलब पैसा इवेंचुअली टैक्स का जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो अपन जो कोई गुड्स और सर्विस खरीदते हैं तो जब अपन उसका पेमेंट करते हैं तो अपन टैक्स का पैसा भी सप्लायर को दे देते हैं एंड सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटर्न फाइल करके वो पैसा सरकार तक पहुंचाने का। ठीक है, तो ये बेसिक 2 टाइप के टैक्स जिसमें जीएसटी मैंने आपको समझाया किस टाइप से होता है। अब जीएसटी का अगर अपन थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो क्या पता चलता है यहाँ पे अपने को। जीएसटी के हिस्ट्री में अपने को सबसे पहले पता चलता है कि साल 2000 में इसकी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ था? जीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसके बारे में चर्चा चालू हुई थी ईयर 2000 में। तो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और एक कमेटी सेटअप करी थी कि प्रॉपर एक जीएसटी का मॉडल अपने को बनाना है अपने कंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद में 2006 के साल में क्या हुआ? ठीक है, अनाउंसमेंट किया गया था बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि उन्होंने बोला था कि हम 6-7 का जो बजट है उसमें उन्होंने बोला था कि हम 1 अप्रैल से जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे इंडिया में। साल 2014 आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एक्ट नहीं था, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। ठीक है, सबको पता है सर कि कोई भी एक्ट बनने के पहले उसका बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, साल 2016 में क्या हुआ था? 101st अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करके जो पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसका एक्ट बनाया गया था। उसके बाद में सितंबर 2016 में सबसे पहली काउंसिल मीटिंग हुई थी। काउंसिल मीटिंग होने के बाद में जीएसटी जो काउंसिल था उन्होंने क्या बोला था? काउंसिल मीटिंग मतलब सितंबर में काउंसिल मीटिंग हुई, 2017 के मार्च में उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी आप जो ला रहे हो ना उसको आप ऐसे लाओ कि सेंट्रल लेवल पे अलग लगाएंगे, स्टेट लेवल पे अलग लगाएंगे अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो अपन क्या लगाएंगे? सीजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, यूटी जीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो, और एक उन्होंने कंपेंसेशन सेस की भी बात करी थी। ठीक है, इन सारे चीज़ों के उन्होंने बिल रेकमेंड करे। ठीक है, इन सब के एक्ट्स जो थे ये कब पास हुए? अप्रैल 2017 में। लेकिन एसजीएसटी का अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जीएसटी काउंसिल ने, ठीक है, रेकमेंड करा रूल्स मई 2017 में। कभी भी एक्ट बनता है तो उसके बाद आपने देखा होगा एक्ट पढ़ते वक्त अपन बहुत बार पढ़ते हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो किधर रहता है वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड? रूल्स में रहता है। तो फॉर दैट वी नीड टू रेफर द रूल्स। तो उन्होंने रूल्स बनाए मई 2017 में। जून 2030 मतलब 30 जून 2017 को सारी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिए थे एंड 1 जुलाई को जीएसटी इंडिया में लॉन्च हो गया था ओवरऑल लेवल पे। एंड इवेंचुअली 8 जुलाई को एसजीएसटी एक्ट पास हो गया था बाय जम्मू एंड कश्मीर। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो ऑर्डिनेंस था वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होने लग गया था, क्योंकि इसके पहले नहीं होता था। बट 8 जुलाई 2017 से वो चालू हो गया था एंड तब से जीएसटी आज की डेट में कंटिन्यू हो रहा है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मेन चैप्टर की। ठीक है, क्या होता है जीएसटी? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई करते वक्त जो वैल्यू एडिशन होता है ना उसके ऊपर लगाया जाता है। मतलब जो एक सप्लाई चेन में जितनी भी बार वैल्यू एडिशन हो रहा है उतनी बार जीएसटी लगता है एंड हमेशा वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। पहले पुराने इनडायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं कि पहले आपने फर्स्ट सप्लाई चेन में पहले स्टेप पे आपने एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, वो आपके कॉस्ट का पार्ट बन गया, फिर आप
टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग दैट अर्लियर टैक्स अमाउंट पे फिर से टैक्स लगाते थे। ये पहले हुआ करता था, ठीक है। अभी बात करेंगे कि क्या इल्स थे ऑफ द प्री जीएसटी रेजिम, राइट। तो जीएसटी क्या होता है, एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि हमेशा वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है। इससे कैसे पॉसिबल होता है और क्या अपने को हेल्प होती है, इट ऑफर्स अ सीमलेस क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे कि सप्लायर्स को अलाउ किया जाता है टू सेट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द परचेजेस अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाईज एंड इंश्योरिंग दैट द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द टैक्स। अभी सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लो, जीएसटी जो होता है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब जिधर कंजम्पशन हुआ है ना, जिसने कंजम्पशन किया है उसके पास से उसके जेब से पैसा लगना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ से समझ के चलो एक माल खरीदा, आगे बेचा, तो मैंने कंजम्पशन करा तो मैंने जीएसटी पे किया होगा, बट क्या फाइनल कंज्यूमर मैं ही हूँ? नहीं, मेरे बाद उसको कोई और कंज्यूम कर रहा है तो उसको टैक्स भरना चाहिए, तो मैं उससे टैक्स कलेक्ट कर लूँगा। अब उससे टैक्स कलेक्ट करके अगर मैं पूरा गवर्नमेंट को दे दूंगा तो गवर्नमेंट को तो 2 बार टैक्स मिल गया, राइट। तो अभी क्या करेंगे, पहले मैंने जब खरीदा था तो मैंने टैक्स भरा था, अब मैंने आगे बेचा, आगे बेचने वाले से टैक्स का पैसा कलेक्ट करा, ये पैसे में से मैं मेरा पे किया हुआ हिस्सा रख लूंगा और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो सरकार को दे दूंगा। समझ में आएगा? ये होता है क्रेडिट लेना, ठीक है। उसके बाद में इट एलिमिनेट्स, जीएसटी क्या करता है, एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग टैक्सेस एंड एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इज डिफरेंट। डबल टैक्सेशन होता है कि आपने एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लगा दी, राइट। बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाना। तो जीएसटी में ऐसा नहीं होता, आगे समझाऊंगा कैसे। अभी वैसे अभी बताया आपको, क्रेडिट मिल जाता है तो आपको उस इवेंचुअली उस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, राइट। अगला क्या बोला है, अगला बोल रहा है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया was as a dual system because of the federal structure which subsumes multiple indirect taxes like excise duty, VAT and service tax. पहले बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी तो सिर्फ जीएसटी होता है। जो पहले इतने सारे टैक्सेस होते थे ना, सबको एक उसमें हमरे बकेट में डाल के एक टैक्स के नाम से अब चलता है इनडायरेक्ट टैक्स, एंड दैट इज जीएसटी। सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था फ्रांस में 1954 में, ठीक है। जीएसटी और वैट इज नाउ अडॉप्टेड बाय ओवर 160 कंट्रीज विथ मोस्ट फॉलोइंग अ यूनिफाइड सिस्टम। अपनी कंट्री फेडरल करती है क्योंकि भाई अपने में पावर स्टेट सेंट्रल पे अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव टैक्स रिफॉर्म है विच एम्स एट क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड फॉस्टरिंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। क्या एम करता है, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड फॉस्टरिंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आगे आ जाओ फटाफट, एक मस्त इलस्ट्रेशन करके मैं आपको पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो वेदांत एक एंटरप्राइजेस है, वेदांत एंटरप्राइजेस, जो कि मैन्युफैक्चरर्स है प्लास्टिक बॉटल्स के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। दे हैव गिवन द डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एट इंडिया लेवल, ठीक है। वो उसमें से एक जना है हर्ष, मतलब हर्ष हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। हर्ष जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है वो फर्दर देता है भरत को, जो कि रिटेलर हो गया, एंड भरत देता है प्रकाश जैसे एंड कंज्यूमर्स को। समझ में आया क्या? अब होता कैसे है, जीएसटी कैसे रन करता है, मैं आपको बताता हूँ। समझ के चलो, वेदांत यानी कि मैन्युफैक्चरर ने हर्ष को सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, जिसपे उसने 18,000 का जीएसटी कलेक्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी मेरे जेब से पे हुआ क्या? नहीं, मेरे जेब से कुछ भी पे नहीं हुआ। तो मैं कुछ आईटीसी क्लेम करूंगा? मैं कुछ भी आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। बट सरकार के पास अभी तक कितने रुपए जा चुके हैं? 18,000 रुपये जा चुके हैं। मेरे जेब से नहीं गए, हर्ष के जेब से गए, ठीक है। अब हर्ष की बारी आएगी। हर्ष ने जो 1 लाख के गुड्स परचेस करे थे उस पर 18,000 का जीएसटी पे करा था, ठीक है। अब हर्ष ने वो 1 लाख के गुड्स पे अपना 11,200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 1,11,200 का जो अमाउंट था उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया, दैट इज 20,016 रुपये। एंड फर्दर ये बेच दिया किसको सर? भरत को। अब सुनना जा ध्यान से, भरत को उसने क्या किया, 1,11,200 का गुड्स बेचा है, उस पर 18% जीएसटी 20,016 रुपये लगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे जीएसटी हर्ष ने पहले जब खरीदा था मेरे से तो 18,000 का जीएसटी पे करा था। तो अभी हर्ष क्या करेगा, भरत से जो 20,016 रुपये कलेक्ट करे ना जीएसटी के, उसमें से 18,000 का क्रेडिट रख लेगा और 2,016 रुपये सरकार के पास चले जाएंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़, अगर आप देखोगे तो ये पहले वाले स्टेप पे क्या हो रहा था, पहले वाले स्टेप पे ये हो रहा था कि सरकार के पास 18,000 रुपये जमा होने चाहिए, ये हो गए 18,000 रुपये जमा। दूसरे स्टेप पे हो रहा था कि सरकार के पास ना सब क्रेडिट दिला के 20,016 रुपये जमा होने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर्ष ने क्या किया, 20,016 रुपये कलेक्ट करे भरत से, उसमें से 18,000 रुपये का उसने क्रेडिट रखा, ठीक है, और 2,016 रुपये दे दिए सरकार को।
तो सरकार के पास क्या पहुंच गया, 18,000 तो पहले हर्ष के पास से लग चुके थे, अब भरत के जेब से और लगे, उसमें से हर्ष ने अपना क्रेडिट ले लिया और 2016 रुपये ले गवर्नमेंट को देके 20,016 का अमाउंट पक्का कर लिया। अब भरत क्या करेगा, भरत करेगा कि वो जो 1,11,200 का सामान खरीदा था उस पर लगाएगा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, उस पर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के आगे बेचेगा प्रकाश को। प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया 24,640 रुपये का, ठीक है। अब वो किसको बेच रहा है, वो बेच रहा है सर 24,451 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है प्रकाश से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रकाश ने कितने का जीएसटी पे करा है सर, प्रकाश ने पे करा है 24,451 रुपये का, ठीक है ना। तो इतने रुपए प्रकाश के जेब से लगे हैं, ठीक है। भरत के जेब से कितने लगे थे, 20,016। तो जो प्रकाश से भरत प्रकाश से जो 24,451 रुपये लेगा उसमें से वो सबसे पहले तो अपना क्रेडिट रख लेगा 20,016 का, ठीक है, क्योंकि ही इज़ नॉट द एंड कंज्यूमर, और बचा 4,435 रुपये चले जाएगा किसके पास, सरकार के पास। अब ध्यान से अगर आप सोच रहे हो और ध्यान से अगर आप दे रहे हो थोड़ा ध्यान, तो 18,000 रुपये, 2,016 रुपये और 4,435 रुपये का टोटल कितना बनता है, उसका टोटल बनता है सर 24,451 रुपये का। और ये किसके जेब से लग रहे हैं, ये लग रहे हैं प्रकाश के जेब से, जिसको नील आईटीसी मिलेगा, क्योंकि एंड कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलता। समझ में आया क्या सर। तो अगर मैं आपको और समराइज कर दूं तो सबसे पहले वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, ये मैंने बोला था, कैसे लगता है देख लो। सबसे पहला, वेदांत ने जब, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ₹1,00,000 का सामान दिया था तो ₹1,00,000 का वैल्यू एडिशन हुआ था, उस पर 18% का जीएसटी 18,000 हो गया था, ठीक है। एंड मेरे जेब से जीएसटी कुछ भी पे नहीं हुआ था, मतलब वेदांत ने, मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी पे नहीं किया था, ठीक है। जीएसटी पास ऑन हो गया था अगले स्टेप पे, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। अगली बार वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 11,200 रुपये का हुआ था, ठीक है। 11,200 के ऊपर 2,016 रुपये का 18% की रेट से टैक्स लगना चाहिए था, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने 18,000 पहले ही दे चुके हैं। रिटेलर भरत ने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया 24,640 रुपये का, उसके ऊपर 18% की रेट से 435 का टैक्स लगना चाहिए था, ठीक है। भरत ने सरकार को कितने दिए, 20,016 रुपये दिए। प्रकाश, कोई वैल्यू एडिशन हुआ क्या, नहीं। उसने जीएसटी लगाया क्या, कलेक्ट किया क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन उसने पे कितना किया, 24,451। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये तो डबल ट्रिपल पैसा जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, मैन्युफैक्चरर ने जब जीएसटी कलेक्ट करा था तो उसने हर्ष से 18,000 का कलेक्ट करा था। हर्ष ने फिर क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर पे वैल्यू एडिशन का टैक्स लगाया, क्योंकि उसने भरत से 20,016 रुपये का टैक्स लिया, बट उतने का लिया, तो सरकार को तो उसने 2,016 रुपये दिए, क्योंकि उसने 18,000 का क्रेडिट ले लिया, ये वो हो गया। अब भरत ने 24,451 का पैसा ज़रूर कलेक्ट करा था प्रकाश से, बट सरकार को कितने रुपए दिए, 20,016 रुपये का क्रेडिट रखा और 4,435 रुपये दिए। इवेंचुअली सरकार के पास कितने पैसे गए, उतने पैसे गए जितने कि एंड कंज्यूमर के जेब से लगने चाहिए थे, एंड उसके जेब से लगे 24,451 रुपये। दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स। आई होप आई एम क्लियर। चलो फटाफट से आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे, बहुत बेसिक सी बातें हैं। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि भाई टैक्स लगाने का जिसके पास अथॉरिटी है वही अपने ऊपर टैक्स लगा सकता है और कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोहिबिट्स टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के आप हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। मीनिंग दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये राइट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है, आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जिसपे पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल है वैट, जिसके, या एक्साइज ऑन अल्कोहल, जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और कॉन्करेंट का एग्जाम्पल है एजुकेशन, जिसपे दोनों मिलकर पावर यूज़ कर सकते हैं, पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 246A क्या बोलता है कि अगर आपने सेम स्टेट में सप्लाई किया है ना, तो आप क्या टैक्स कलेक्ट करोगे, आप कलेक्ट करोगे CGST SGST, ठीक है। 18% की अगर रेट है तो 9% पैसा सेंट्रल के पास जाएगा और 9% जो भी कलेक्शन होगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ तो सप्लाइंग, अच्छा यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्टेट है, ठीक है। अगर सेम स्टेट है तो उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट अगर कभी आप इंटर स्टेट करते हो ना, कि महाराष्ट्र से आपने गुजरात में माल भेज दिया, तो यहाँ आप IGST कलेक्ट करते हो, ठीक है। और IGST का कलेक्शन जो है पहले पूरा का पूरा सेंटर के पास जाता है, उसमें से आधा जो पैसा है वो सेंटर क्या करता है, कंजम्पशन वाली स्टेट को दे देता है, क्योंकि GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। परफेक्ट सर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है सर,
नीड, क्या ज़रूरत पड़ी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की? तो भैया ऐसा था कि पहले सेंटर पे अलग टैक्सेस लगते थे, सेंट्रल लेवल पे एक्साइज लगता था, कस्टम्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, और स्टेट लेवल पे वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, अलग टैक्सेस लगते थे। लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, इट हैज़ इंटीग्रेटेड दीज टैक्सेस इनटू यूनिफाइड सिस्टम फॉर सीमलेस ट्रेड एंड रिड्यूस्ड द कैस्केडिंग। टैक्स कैस्केडिंग बंद हो चुका है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है, राइट। क्या फीचर्स थे 101st अमेंडमेंट एक्ट के? तो भैया सबसे पहले कॉन्करेंट जीएसटी पावर्स। यहाँ क्या होता है, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, ठीक है सर, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाईज पे सिर्फ सेंट्रल करेगा, ठीक है, एंड वो पैसा कलेक्ट करने के बाद कंजम्पशन वाली स्टेट के साथ शेयर करेगा। अब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करूँ भैया ऐसा है कि जीएसटी हर प्रोडक्ट पे लगता है एक्सेप्ट अ फ्यू, ठीक है। जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि देखो आपको अब भी मैंने बताया था कि स्टेट लिस्ट का एक बढ़िया एग्जांपल था अपना अल्कोहल। अल्कोहल आपने देखा होगा, कोई स्टेट में सस्ती मिलती है, कोई स्टेट में महंगी मिलती है। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपनी स्टेट में अल्कोहल के ऊपर रूल बनाने का, ठीक है। और वहाँ से ना उनको तगड़ा रेवेन्यू होता था। जब जीएसटी लाए 2017 के बाद से, तो तब ना गवर्नमेंट्स को ऐसा लग रहा था, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि भैया हमारा तो ना बहुत ज़्यादा टैक्स का रेवेन्यू का लॉस होगा, ठीक है। तो अल्कोहल जो हमारा है, अल्कोहल पे तो जीएसटी मत करो यार, क्योंकि अल्कोहल पे भी अगर आप जीएसटी कर दोगे तो हमको आधा आधा पैसा आपके साथ बांटना पड़ेगा सेंट्रल लेवल पे, और ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो सरकार ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं है, हम अल्कोहल के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी एज ऑफ नाउ। एंड सिमिलरली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसके ऊपर भी अभी तक के जीएसटी नहीं लगा है। आगे चल के अगर नोटिफाई करेगा जीएसटी काउंसिल तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या आता है? पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप घूम सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और उसके बाद में जीएसटी काउंसिल क्या होता है? तो भैया अंडर आर्टिकल 279A काउंसिल बनाया जाता है, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और वो इस काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, और एक नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर और होता है, ठीक है सर। इसके अलावा एक कंपेंसेशन सेस बिल आपने ऊपर पढ़ा था। क्या होता है कंपेंसेशन टू द स्टेट्स? जब जीएसटी लाया गया था ना, तो सरकार का बोलना था कि यार हमारा तो रेवेन्यू का लॉस होगा, क्योंकि अब हमको आपके साथ पैसे बांटने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम साल 15-16 में जो भी तुमने टैक्स का कलेक्शन किया था ना, उसको बेस लेंगे, 15-16 के साल को बेस लेंगे, एंड 17-18 से लेके 22-21-22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22-23, ठीक है, 22-23 तक, हाँ 17-18 से 22-23 तक का एक 5 साल का पीरियड रहेगा, ठीक है। उस पीरियड के दौरान हम क्या पकड़ के चलेंगे कि आपका जो भी 15-16 का कलेक्शन था टैक्स का, उसको बेस लेके अज्यूम करेंगे कि हर साल 14% से आपका टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा। किसी भी साल में किसी भी कारण से अगर ऐसा हुआ कि आपका जितना इंक्रीज कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए था उतना आपको जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस केस में हम डिफरेंस अमाउंट का आपको कंपेंसेशन दे देंगे। अब वो कंपेंसेट करने के लिए सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है, स्टेट्स आर कंपेंसेटेड फॉर द रेवेन्यू लॉस ड्यू टू द जीएसटी, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए ये किया गया था। उसके बाद में आता है सर जीएसटी काउंसिल बना दी, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये अपन को बताते हैं कि कौन से टैक्सेस को जीएसटी में सब्स्यूम किया जाएगा, ये अपने को बताते हैं कि क्या चीज़ों को एग्जिम्प्ट किया जाएगा जीएसटी के, ठीक है, रिस्पेक्ट से, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स रहेगी, टैक्स रेट्स क्या रहेगी, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में भी अपने को रिकमेंडेशन कौन देता था? जीएसटी काउंसिल देता था। उसके अलावा ये आपको एक नेशनल जीएसटी स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करते थे, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, अगर कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ लफड़ा होता था तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी रिकमेंडेशन फैसिलिटेट कौन करता था? जीएसटी काउंसिल करता था। इसके बाद में आता है सर आर्टिकल 248, जो कि कुछ रेसिडुअरी पावर्स की बात करता है, विच इंश्योर्स या विच एनेबल्स देम टू एक्सक्लूड जीएसटी मैटर्स, अमेंड जीएसटी मैटर्स। उसके अलावा आर्टिकल 249 और 50 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स। अरे अभी तो आपने बोला था नहीं कर सकते, आप सिर्फ पार्लियामेंट सिर्फ सेंट्रल लिस्ट या अपना यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे कर सकता है, लेकिन आगे तो पढ़ो, इंक्लूडिंग जीएसटी पे भी कर सकते हैं अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आई या इमरजेंसी की बात आई तो, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 268A बोलता है कि सर्विस टैक्स जो है अब वो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, और 269A बोलता है कि इंटर स्टेट जो भी ट्रेड होगा उस पर सेंट्रल पहले कलेक्ट करेगा और बाद में स्टेट्स के साथ शेयर करेगा।
ठीक है। आर्टिकल 270 वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 271 बोलता है इट एक्सक्लूडेड पार्लियामेंट्स पावर टू इम्पोज अ सरचार्ज, भाई जीएसटी में कोई सरचार्ज वर्चार्ज नहीं लगेगा जैसे इनकम टैक्स में लगता है। आर्टिकल 286 बोलता है इट वॉज अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेज ऑन द इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर स्टेट्स को टैक्स इम्पोज करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। समझ में आया क्या सर? उस पर जो भी टैक्स इम्पोज करेगा वो कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, राइट। उसके बाद में अपने को जीएसटी की ज़रूरत क्या पड़ी इंडिया में? तो सर जीएसटी का ऐसा है कि अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम तो था इंडिया में, बट वो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे उसमें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज आ रही थी और टैक्सेशन सिस्टम में बहुत ऐसा सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, मतलब जो भी हो रहा था इट शुड नॉट हैव हैपेंड लाइक दिस। इसलिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा था इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एंड टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे पहले के रेजिम में जो कि जीएसटी को लाना पड़ा, ठीक है। तो पहले के रेजिम में सबसे बड़ा टैक्स चैलेंज था डबल टैक्सेशन का, मतलब ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज उस पर 2 बार टैक्स लगता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल सॉफ्टवेयर अट्रैक्टेड बोथ सर्विस टैक्स एज वेल एज वैट, सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स और जब कभी भी अपन इंट्रा स्टेट कोई गुड सप्लाई करते थे तो उस पे लगता था वैट। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर के ड्यूल नेचर के वजह से उस पर 2 बार टैक्स लगा देते थे, डबल टैक्सेशन होता था। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या होता था यहाँ पे? अगर आपने कोई मैन्युफैक्चर करा चीज़ तो जब मैन्युफैक्चर करा तो उस पर आपने क्या भरा था? आपने उस पर एक्साइज भरा था। अब जब आपने उस पर एक्साइज भर दिया और जब आप उसको अब आगे बेच रहे हो तो बेचते वक्त आप उस पर वैट लगा देते विद इन द स्टेट बेचने पे। अब जब वैट लगाते थे तो क्या होता था? आपने जो पहले एक्साइज पे किया है ना उसको आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, उस पर भी टैक्स लगा देते थे। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस डिड नॉट इंक्लूड द वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि सेनवैट का लिमिटेशन और स्टेट वैट का इशू क्या था? सेनवैट मतलब जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो सेंट्रल लेवल पे उसको रिमूव नहीं करा जाता था बिफोर लीविंग वैट। आगे बताऊंगा कैसे होता था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ठीक है। एक एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएगा। इसकी वजह से टैक्स पे टैक्स लगता था। लैक ऑफ सेट ऑफ, जो सेंट्रल लेवल पे किया है उसको आप कभी भी स्टेट लेवल के टैक्सेस को पे करने में यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे सेंट्रल लेवल पे जो आपने पे किया है उसके क्रेडिट को आप सेंट्रल लेवल के टैक्स को पे करने में यूज कर सकते थे, ये ऐसा भी लफड़ा था, उसको आप क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। मल्टीपल स्टेट लेवल टैक्सेस, बार बार किसी भी स्टेट में घुसा तो उसमें पहले लग्जरी टैक्स फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे दुनिया भर के टैक्स लगते थे। एंट्री टैक्स लगता था, ठीक है, ये दुनिया भर के ऑक्ट्रॉय वगैरह लगता था, राइट। ये सब सब्स्यूम नहीं थे अंडर वैट। जैसे आप वैट लगा रहे हो ना स्टेट लेवल पे तो ये मल्टीपल टैक्सेस क्यों लगा रहे हो? इतने सारे टैक्सेस लगाते थे जिसकी वजह से मल्टीपल लेवीज फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन होता था। बट जीएसटी में अब ऐसा नहीं होता, आगे बताएंगे कैसे। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, states could not tax the services excluding them from the tax base and reducing the revenue buoyancy। आपने अगर सर्विस को बेचा है, ठीक है, सर्विस दिया है, किसी को सप्लाई किया है तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं जाता था, मतलब स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता था उस पर टैक्स कलेक्ट, ठीक है। सीएसटी इशूज, जो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था इट वाज नॉन वैटेबल, ठीक है, कॉजिंग कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, बेसिकली टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाता था। सीएसटी एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था, मतलब जिधर से सप्लाई चालू हुआ ना उधर की गवर्नमेंट के पास उसका कलेक्शन जाता था। बट ये तो गलत बात है ना, जब खरीदारी नहीं होगा, ठीक है, जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो आपको टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगा, राइट। तो वो तो कंजम्पशन वाली स्टेट के पास जाना चाहिए और जीएसटी में अब वही होता है। जीएसटी ने इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया? कुछ ऐसे ही किया, देखो। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कवरेज, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, गुड्स और सर्विसेज को कॉमन बना लिया, मतलब दोनों पे जीएसटी लगेगा और सेम लगेगा, कुछ अलग नहीं होगा, रिमूविंग द डिस्टिंक्शन एंड इंश्योरिंग यूनिफॉर्म टैक्सेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस, क्या इंटीग्रेट करा, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बहुत सारे दुनिया भर के टैक्सेस को सब्स्यूम करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया बाय द नेम ऑफ जीएसटी। एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग, कंटिन्यूस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी ऊपर के एग्जांपल में आपको बताया हर बार आपको क्रेडिट मिल रहा है, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट मिला, उसके बाद में रिटेलर को क्रेडिट मिला, तो हर बार तो क्रेडिट मिल गया, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता था। एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट एंड टैक्स ऑन सप्लाई, यानी कि क्या, जीएसटी विल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर सेपरेट कॉन्सेप्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। पहले मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज, फिर सेल करने पे सेल्स टैक्स, राइट, वो अलग अलग टैक्स लगा के दिमाग की दही कर देते थे। इन समरी,
जीएसटी से आने से क्या हुआ है, जीएसटी के आने से इट हैज़ रिप्लेस्ड द फ्रेगमेंटेड एंड इनएफिशिएंट टैक्स रेजिम विद अ यूनिफाइड सिस्टम दैट reduces the cascading effect, ensures tax credit continuity and simplifies taxation for the goods and services. Am I clear? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट होता है अंडर जीएसटी वर्सेस प्री जीएसटी रेजिम। ठीक है, देखो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कुछ गुड्स और प्रोड्यूस करे एंड सेल करे रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर ने। अब मैन्युफैक्चरर ने जो गुड सेल करे हैं ना रिटेलर को, 1000 रुपये के करे हैं, ठीक है, एंड रिटेलर ने उसको एंड कंज्यूमर को 1500 रुपये का बेचा है, करेक्ट, परफेक्ट। प्री जीएसटी रेजिम में सेंट्रल एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे 10%, एक एग्जांपल के लिए वैट लगता था 10%, ठीक है। जीएसटी रेजिम में अब 18% की रेट से जीएसटी कैलकुलेट होता है। अब प्री जीएसटी रेजिम में क्या होता था, पहले मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपये में बेचा, उस पर उसने 10% का एक्साइज लगा के जिसको रिटेलर को दिया उसको 1100 रुपये का पड़ा। रिटेलर ने क्या किया, इस पे अपना 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, ठीक है, 1600 हो गया। अब उसने 1600 के ऊपर क्रेडिट वैट कलेक्ट करा 10% की रेट से, यानी कि 160 रुपये। इवेंचुअली कितने में बेचा उसने, ठीक है, ये 1660 होना चाहिए था ना, ये 1660 होना चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसको मैं 1660 करता हूँ, राइट, 1660 में हो गया। अब यहाँ हो क्या रहा है देखो, समझो, 1600 रुपये में उसने अपना 1100 में जो खरीदा उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा एंड उस पर उसने टैक्स लगाया 10% का। इवेंचुअली क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्रेडिट तो मिला नहीं, तो आपको टैक्स पे भी टैक्स लग गया। अब आपने आखिरी में उस पर 160 रुपये का टैक्स लगा के 1760 में बेचा। अगेन यहाँ पे भी गड़बड़, ये मेरे को पूरा ही काट देता हूँ, रुको 1 मिनट। कितने में बेचा उसने, 1760 में बेचा, ठीक है, राइट। अब समझो वापस से, ध्यान दो इधर क्या हो रहा है। यहाँ पे 1100 रुपये में मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 1000 रुपये की चीज़ बनाई, उस पर 10% की रेट से एक्साइज चार्ज करके 1100 में रिटेलर को पकड़ा है। रिटेलर ने उस पर अपना 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, ठीक है, अब उसको क्रेडिट तो मिला नहीं, तो 1600 के ऊपर 10% की रेट से 160 रुपये का टैक्स लग गया एंड 1760 में एंड कंज्यूमर को वो चीज़ पड़ी। यहाँ पे हुआ क्या, वैट इज लेविड ऑन द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 100 लीडिंग टू टैक्स ऑन टैक्स। टोटल टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर इज 100 रुपीज़ का एक्साइज एंड देन 160 रुपये का वैट। समझ में आ गया क्या, क्लियर है, परफेक्ट। अब ध्यान दो इधर आगे, जीएसटी रेजिम में क्या होता है। सबसे पहले जीएसटी रेजिम में सेल प्राइस है 1000 रुपये का, उस पर 18% की रेट से 180 का टैक्स कलेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्राइस पड़ गया अपने को कितने का, 1180 का, 500 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ तो क्रेडिट मिलता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। 1500 रुपये का सामान हो गया, उस पर 18% की रेट से 270 आता है, लेकिन 180 तो सरकार के पास ऑलरेडी जा चुका है, तो 180 माइनस करो, 90 ही देने, तो टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे, 1590 रुपये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे 500 रुपये पे 18% की रेट से जीएसटी चार्ज हुआ वैल्यू एडिशन पे। इवेंचुअली हुआ क्या, इवेंचुअली ये हुआ कि 1590 रुपये कंज्यूमर को प्राइस पड़ा, ठीक है। ऑफकोर्स उसने ज़्यादा भरा, बट अपन एक तरीके से ऐसा सोचो कि सरकार को आपने क्रेडिट लेने की वजह से 270 का जो टैक्स गया है वो कैसे गया, 180 मेरे पास से गया, 90 रुपये सामने वाले के, उसके पास से 270 गए टेक्निकली दोनों, बट मैं 90 रुपये का ही कलेक्शन दूंगा क्योंकि मैं 180 का क्रेडिट रख लूँगा, ठीक है। टैक्स कितना पे हो रहा है, 180 पे हो रहा है नए वाले रेजिम में, ठीक है, राइट, एंड दूसरे वाले रेजिम में कितने का टैक्स पे हो रहा है, 260 रुपये का टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। कैस्केडिंग ऑफ एक्साइज एंड वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग। समझ में आया क्या। अब ऐसे पुराने कौन से टैक्सेस थे जो कि जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं, देखो जीएसटी में सबस्यूम होने वाले जो टैक्सेस थे वो कुछ इस तरीके से हैं, क्या क्या है। सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था, अब वो नहीं लगता। सर्विस टैक्स लगता था, वो नहीं लगता। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल लेवल पे सेल्स टैक्स, ठीक है, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेज इन सो फार एज दे रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ये मल्टीपल टैक्सेस लगते थे सेंट्रल लेवल पे अंडर इनडायरेक्ट टैक्स प्री जीएसटी रेजिम में। स्टेट लेवल पे अगर आप आओ तो स्टेट सरचार्ज और सेस लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग लगता था, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स लगता था, वैट और सेल्स टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट लगता था,
ठीक है, अगेन ये भी बहुत सारा टैक्स लगता था। उसके बाद में क्या होता था, एक्सेप्शन में आया, ठीक है। अभी अपन एक्सेप्शन में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो पहले तो मैं आपको बता दिया कौन से ऐसी गुड्स है जो कि जीएसटी के रडार में नहीं आते, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और आपके पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं, अच्छा इन पे क्या लगता है, अगर ये जो है अपने जिन पे जीएसटी नहीं लगता उन पे क्या लगता है, तो उन पे बनाते वक्त, मैन्युफैक्चर करते वक्त एक्साइज और बेचते वक्त वैट या फिर सीएसटी लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे गुड्स की जिसपे जीएसटी भी लगता है और पुराने टैक्सेस भी लगते हैं, जैसे कि टोबैको और आपका ओपियम, हेम्प, नार्कोटिक्स और नार्को ड्रग्स, इस पे जीएसटी भी लगता है और साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे हम डिस्करेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगा रही है और इससे ही हेल्प होता है स्टेट्स को कंपेंसेशन देने में। समझ में आया क्या? जो पहले वो स्टेट को कंपेंसेशन का पॉइंट पड़ा था ना, वो कहाँ से लाते थे, इधर से लाते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के। तो भाई जीएसटी के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब सिंगल मार्केट विद यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स थ्रू आउट द कंट्री, सेम टैक्स रेट चलता है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, सपोर्ट करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड पैरिटी इन टैक्सेशन फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स। जो गुड्स इंपोर्ट करके लाते हैं ना उसको भी एट पार लाया जाता है, जिससे कि जो अच्छा है वही बिकेगा। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग क्रेडिट, ठीक है। एंड फेजिंग आउट सीएसटी, जिससे एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एंड इवेंचुअली कंट्री का जो जीडीपी है वो भी ग्रो होता है। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे सर? थोड़े एग्जेम्पशंस कम कर दिए, सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम कर दिया, लॉ यूनिफॉर्म है, प्रोसीजर्स यूनिफॉर्म है एंड रेट्स भी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री और फॉर सेपरेट बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। सर्टेनिटी ला दी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है फॉर रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रिटर्न्स एंड टैक्स क्लासिफिकेशन, सारा काम सिंपल, ठीक है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना उसमें। उसके बाद इजी कर दिया आपका कंप्लायंस का काम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दिया, चाहे रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न फाइल करना है, रिफंड क्लेम करना है या टैक्स का पेमेंट करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, रेड्यूसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड स्पीडिंग अप द कंप्लायंस, ठीक है। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस कैसे? सारा हार्मोनाइज्ड लॉ एंड प्रोसीजर है, सारा तो ओवर इंटरनेट हो जाता है, इससे कंप्लायंस कॉस्ट कम आता है, रिकॉर्ड कीपिंग का झंझट नहीं रहता, बिजनेसेस के लिए ईजी हो जाता है टैक्स नॉर्म्स को फॉलो करना। ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या एडवांटेज हुआ है? रिड्यूस्ड टैक्स बर्डन, ठीक है। इसका क्या मतलब? लो एवरेज टैक्सेस डिक्रीज गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड प्राइसेस, ठीक है। बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म अक्रॉस द सप्लाई चेन, इट एलिमिनेट्स टैक्स ऑन टैक्स, एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट है? भैया आपके लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट दे दिया है, जिससे कि आप मिनिमल इन्वेस्टमेंट से भी अपना धंधा चला सकते हो। लास्टली एक टॉपिक है छोटा सा जीएसटी नेटवर्क का, ठीक है। जीएसटी नेटवर्क जो है वो एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है विच इज़ द टेक्नोलॉजिकल बैकबोन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। एक होता है अपना पोर्टल, इनका एक वेबसाइट होता है जो होता है कॉमन पोर्टल, जिसको बोलते हैं www.gov.in, ठीक है। दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपन इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ टैक्स पेयर, या अपने जो सीए और टैक्स एडवोकेट होते हैं ये भी ये काम कर सकते हैं, और इंट्रानेट के थ्रू टैक्स ऑफिशियल्स जो होते हैं ना डिपार्टमेंट वाले, वो लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके फंक्शन क्या है? तो भैया यहाँ पे अपन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपन रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अपन कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी कर सकते हैं, अपन टैक्स पेमेंट को मैच कर सकते हैं विद द बैंकिंग नेटवर्क, राइट। अपन वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन के लिए, अपन टैक्स पेयर की प्रोफाइल को एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। एंड मैचिंग इंजन है फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ आईटीसी, कितना आईटीसी जितना मिलना चाहिए था मिला क्या, कितना मेरा आईटीसी बन रहा है, ये अपन आईटी इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। रिवर्सल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, एंड वापस से क्लेम करना है तो भी अपन पोर्टल के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं। इसी के साथ विद इन 33 मिनट्स अपन ने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ लिया है विथ गुड एग्जाम्पल एज वेल, राइट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।